सूडान जो मुसलमानों के बड़े मुल्कों में से एक है, जो गैस, गोल्ड, ऑयल और दीगर कई मिनरल से माला माल है। सूडान को आज़ाद हुए 70 साल होने वाले हैं, लेकिन इस 70 सालों में सूडान की आवाम ने सिर्फ जंगें ही देखी हैं। और सूडान में जब भी जंग होती है तो वो कोई आम जंग नहीं होती, बल्कि उसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं और इसकी वजह से लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो जाते हैं और करोड़ों लोगों को भूख का सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिर सूडान ही क्यों? दुनिया के बाकी मुल्कों में ऐसी जंगें क्यों नहीं होती? और सबसे हैरानकुन बात तो ये है, सोशल मीडिया पर जो आवाज फलस्तीन के लिए उठाई गई थी वो सूडान के लोगों के लिए क्यों नहीं उठाई गई? हालांकि सूडान की जंग फलस्तीन की जंग से बहुत बड़ी है। दुनिया में कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनको उनकी लोकेशन सबसे स्पेशल बनाती है और सूडान भी उन कंट्रीज में से एक है। और इसी वजह से सूडान में बहुत से लोग रहते हैं और इसकी हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटिश बिल्कुल टूट गया था और इसमें बहुत सारी कॉलोनियां आजाद हुई, जिसमें सूडान भी शामिल था। वर्ल्ड वार 2 के बाद सूडान आजाद तो हो गया, लेकिन ब्रिटिश ने इनके साथ वही किया जो इससे पहले वाली कॉलोनीज के साथ किया था। और ये ब्रिटिश की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से आज भी सूडान के अंदर जंग चल रही है। यहाँ पर ब्रिटिश ने सूडान के साथ बहुत से इलाकों को शामिल कर दिया और जिसकी वजह से सूडान के अंदर मुख्तलिफ रिलीजन्स वाले लोग एक ही साथ रहने लगे। इसके बाद सूडान का पहला वजीर आजम इस्माइल अल हजरी बना, जो अरबों में से एक था। और इसके वजीर आजम बनने के फौरन बाद सूडान में सिविल वार शुरू हो गई। अब सूडान के अंदर सिविल वार शुरू हो गई नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान के दरमियान। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, इनका रिलीजन और इनके लोग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। और ऊपर से जो इनका प्राइम मिनिस्टर था वो भी अरबों में से था। लोगों ने उस पर इल्जाम लगाए कि वो सिर्फ अरबों को और अपने रिलीजन वालों को ही सपोर्ट करता है और सूडान के दूसरे इलाके के लोगों को कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता, जिसकी वजह से पहली सिविल वार 17 सालों तक जारी रही। इसके बाद नॉर्थ और साउथ के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट में साउथ सूडान को अपनी सेल्फ गवर्नमेंट मिल गई, यानी कि अपना लॉ, अपनी पुलिस और अपने मजहब को आजादी देने की पूरी इजाजत मिल गई थी। लेकिन ऐसा सिर्फ 10 साल तक रहा। उसके बाद सूडान के साथ गुड लक भी हुआ और बैड लक भी। अब साउथ सूडान के अंदर ऑयल निकल आया, जिसकी वजह से उनकी जिंदगियां बदलने वाली थी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। नॉर्थ सूडान ने बताया कि इस ऑयल पर फेडरल गवर्नमेंट का हक है, लेकिन साउथ सूडान ने इसकी मुखालफत की और कहा कि ये जमीन हमारी है और इसका ऑयल भी हमारा है। और इसके बाद इस ऑयल पर नॉर्थ और साउथ सूडान के दरमियान दोबारा सिविल वार शुरू हो गई। और इस सिविल वार के दौरान सूडान के पीएम का तख्ता उसके फौजी जर्नल ने उलट दिया और इस तरह सूडान के अंदर डिक्टेटरशिप शुरू हो गई, जो अगले 30 साल तक जारी रही। और इसी फौजी जर्नल का नाम था उमर अल बशीर। उमर अल बशीर अरबों में से था और ये हमेशा अरबों को सबसे आगे रखता था और ये सिर्फ सूडान के नॉर्थ साइड पर ही तवज्जो देता था, यानी वो नॉर्थ सूडान के अंदर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाता था। लेकिन साउथ सूडान में ऐसा कुछ नहीं था, उसके सारे इलाके बहुत ही बैकवर्ड थे। उमर अल बशीर के दौर में सूडान के अंदर कहत भी आया, लेकिन सिर्फ उसने अपने ही लोगों की मदद की और बाकी लोगों को साइडलाइन किया, जिसकी वजह से अरबों के अलावा बाकी लोगों को उस पर बहुत सख्त गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि उमर अल बशीर हमें जानबूझकर भूखा रख रहे हैं। सूडान के अंदर ये जो अल फशीर शहर, इसमें ज्यादातर सूडानी कबीले रहते हैं और इन कबीलों में अरबों की तादाद बहुत कम है। आखिर इन सूडानीज कबीलों ने इस जनरल से तंग आकर बगावत कर दी और अल फशीर में से सोने की स्मगलिंग करके उन्हीं पैसों की वेपन्स खरीदी और अल फशीर के दीगर सूडानी कबीलों को अपने साथ मिलाने लगे। और जैसे ही इन सब बातों का उमर अल बशीर को पता चला तो उसने सूडानीज कबीलों में जो अरबी थे उन्हें वेपन्स और पैसे देना शुरू कर दिए ताकि ये इन सूडानीज कबाइल को रोक सके। अब सूडान के अंदर एक ही वक्त पर 2 बड़ी लड़ाइयाँ चल रही थी। एक तो नॉर्थ और साउथ का मसला था और दूसरा अल फशीर शहर में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। अभी शहर में मुसलमान आपस में ही लड़ रहे थे। एक सूडानीज कबीले थे और दूसरे अरब कबाइल थे, जिनको फुल सपोर्ट उमर अल बशीर की तरफ से थी। और अरब के इन लोगों ने सूडानीज कबाइल पर इतना जुल्म किया कि 2 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया, इसमें ज्यादातर सिविलियंस थे। कुछ देर के लिए जंग रुक तो गई, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुई थी और दरमियान में एक बड़ा मसला तो हल हो गया था। नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान अलग अलग मुल्क बन गए थे। अब नॉर्थ सूडान के अंदर अल फशीर की जंग और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। उमर अल बशीर को डर था कि उसका तख्ता कहीं उलट ना दिया जाए, तो उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्हीं लोगों से एक आर्मी बनाई जो उसने बगावत खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए थे और उस फोर्स का नाम रखा गया रैपिड सपोर्ट फोर्स। अब सूडान के अंदर एक ही वक्त में 2 बड़ी आर्मी थी। इस फोर्स के बनने के बाद उमर अल बशीर की बेईमानी और भी बढ़ गई और लोगों को उनका हक नहीं मिलता था और इसकी वजह से सूडान में बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब यहाँ RSF को तो समझ आ गई कि अब उमर अल बशीर का तख्ता बहुत जल्द उलटने वाला है, इसीलिए इस फोर्स ने सूडान की लोकल आर्मी SAF के साथ हाथ मिला लिया। इन दोनों फोर्सेस ने मिलकर उमर अल बशीर का तख्ता उलट दिया और उसे जेल में डाल दिया।
اور دونوں نے مل کر سوڈان کی گورنمنٹ سنبھال لی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ آپس میں ہی لڑنے لگے، کیونکہ RSF چاہتا تھا کہ اس کی ساری فورس علیحدہ رہے اور اس کا لیڈر دگالو بنے، لیکن SAF یہ چاہتا تھا کہ دونوں فورسز ساتھ مل جائیں اور ان سب کا لیڈر وہی ہو جو SAF کا تھا، البرہان۔ لیکن اس سب سے تو RSF کے دگالو کی طاقت بالکل ختم ہو جاتی، اور وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے تھے، اسی لیے دگالو نے الفشیر پر قبضہ کر لیا اور SAF سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ لیکن یہاں دوبارہ الفشیر میں انہیں وہی مسئلہ تھا، سوڈانیز ٹرائبز جو سوڈان کی اصل آرمی تھی اور وہ SAF کے ساتھ کھڑی تھی، اور یہ سب دگالو کو بالکل پسند نہیں تھا، تو اس نے دوبارہ وہی کام کیا اور وہ ان سوڈانیز ٹرائبز کو بالکل ختم کرنا چاہتا تھا۔ پچھلے 2 سالوں میں جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا تھا اس سے کہیں زیادہ نازک حالت سوڈان کے اندر تھی، لیکن یہ تو مسلمانوں کی آپس کی لڑائی تھی، اس سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مزے تو ان کے ہیں جو سوڈان کے ریسورسز گولڈ، منرلز اور آئل کو بہت سستے داموں میں لیتے ہیں اور ان لوگوں کو بغاوت کے لیے ویپنز اور پیسے دیتے ہیں۔ اگر آپ دور حاضر کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا اسلامک ہسٹری کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انفو ود عثمان کو سبسکرائب کریں۔